इसके बाद हमारा अगला टारगेट प्रोसीजर्स होगा। You are the audit manager of Mahmood Auto Limited, a listed company for the year ending 31 December 2017. The company assembles and manufactures a wide range of motor vehicles. All motor vehicles are sold by the ML under the warranty up to a mileage of 50,000 kilometer and are also eligible for free service every quarter for the extract from the draft FS prepared by the management RS. आपको नीचे P&L और बैलेंस शीट दिया हुआ है, आपने पढ़ना है। सवाल में एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, during the course of the audit you came to know that there have been 37 instances of serious accidents involving the newly manufactured cars where the company had to pay compensation aggregating rupees 145 million plus cost of repairs amounting to rupees 14 million. An investigation into the matter has revealed that 15 such accidents were because of failure of the brakes. The management has assured you that the fault has been identified and appropriate corrective measures have been taken in this regard. However, you have noted that the entire compensation amount is being shown as receivable from a supplier who has provided the brake system. सवाल के requirement है identify the audit risk in the above scenario. कितने नंबर का सवाल? 20 नंबर का। तो आप प्यारे बच्चों जल्दी से मुझे इसके ऊपर ऑडिट रिस्क का आपने खुद सोचना है और ड्राफ्ट करना है छेती छेती। प्रोसीजर्स नहीं लिखने तो एडमिट रिस्क लिखने के लिए आपके पास 10-12 मिनट है, जल्दी छेती छेती। कौन कौन से रिस्क आइडेंटिफाई हुए भाई? जल्दी छेती छेती। IFRS 15 क्यों? इसको मिटा दे। चले जी, आ जाए बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है। पहले पैराग्राफ में एक चीज लिखी हुई है, यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ द महमूद ऑटो लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। द कंपनी असेंबल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग अ नेचर कौन सी है भाई जल्दी? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इसके अलावा ऑल द मोटर व्हीकल्स सोल्ड बाय द कंपनी आर अंडर, इट मींस मैं कार भी सेल कर रहा हूं, इसी चीज को किस पे दे रहा हूं? और फ्री सर्विस भी दे रहा हूं। ऐसा ही है प्यारे बच्चों, एवरी क्वार्टर फॉर 2 years। अगर मैं सिर्फ इस सवाल को ही पढ़ूं, मैं कहूं चूंकि नेचर ऑफ द एंटिटी में क्या आ रहा है? वारंटी। मैंने कहा देयर इज अ रिस्क, किस चीज के ऊपर रिस्क? प्रोविजन फॉर वारंटी। और क्या रिस्क है कि मैनेजमेंट ने IS 37 के हिसाब से प्रोविजन फॉर वारंटी सही रिकॉर्ड। ये अगेन एक सादा खुशबू ड्राफ्टिंग है, इसकी थोड़ी सी एडवांस ड्राफ्टिंग कैसे होगी प्यारे बच्चों? किस चीज का रिस्क है? प्रोविजन फॉर वारंटी का। वारंटी डिटरमाइन करने के लिए एजम्पशंस क्या होंगी? एजम्पशंस होंगी क्या? जल्दी आ जाए यार बच्चों। भाई नंबर ऑफ क्लेम्स, दूसरा नेचर ऑफ क्लेम्स, तीसरा भाई तीन ही चीजें होंगी ना यार। आप सोचे ना भाई, वारंटी में आपके पास ब्रेक सही करने के लिए आ जाओ, वारंटी में आपके पास एयर बैग, दोनों की कॉस्ट डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी ना। यहाँ पे आपने लिखना क्या पड़ेगा? मैनेजमेंट ने प्रोविजन फॉर वारंटी का या वारंटी का प्रोविजन सही कैलकुलेट नहीं किया होगा। क्यों? बिकॉज जो उसके अंदर assumptions यूज होती है सच एज नेचर ऑफ क्लेम्स, नंबर ऑफ क्लेम्स एंड कॉस्ट ऑफ क्लेम्स में नॉट बी रीजनेबल। क्यों? ताकि जब अगले स्टेप में मैं ऑडिट प्रोसीजर लिखूं तो मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स इन्हीं चीज को टारगेट कर सकेगा। यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहां तक यार? दोस्त क्लियर है यार? ये रिस्क एक सिंपल सी बात है ना, अगर मैं गाड़ी बेच रहा हूं, लेट्स से मैंने 100 गाड़ियां बेची आज, मैं 2021 का ऑडिट कर रहा हूं, मैंने 100 गाड़ियां 2021 में बेची। मैं आज 2021 में ये कह चुका हूं, क्या कह चुका हूं? कि भाई वारंटी अगले 2 साल तक। सही। तो जब आज मैं ये कह चुका हूं तो आज मेरी एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज हो गई है। चूंकि रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर रहा हूं तो प्रोविजन भी, नहीं तो मिसमैच अकाउंटिंग हो जाएगी मेरी। सही है। तो मुझे प्रोविजन फॉर वारंटी मुझे रिकॉर्ड
करना पड़ेगा। अच्छा, प्रोविजन फॉर वारंटी रिकॉर्ड करूंगा तो कंपनी एक प्रोविजन रिकॉर्ड, कंपनी कहेगी क्या कि ये 100 गाड़ियों में से कितनी गाड़ियां आएंगी मेरे पास क्लेम्स के लिए? 10, ये नंबर ऑफ क्लेम्स होंगे। 10 में से 6 गाड़ियां आएंगी ब्रेक सिस्टम के लिए, लेट से 3 आएंगी क्लच के लिए, लेट से 1 आएगी किस चीज के लिए, अगर वो बच गया तो। ये चीज है भाई, ये चीज है, ये नेचर ऑफ क्लेम्स है। ब्रेक को ठीक करने की मेरी कॉस्ट आएगी 100 रुपए, क्लचेस को ठीक करने की मेरी कॉस्ट आएगी 200 रुपए, एयरबैग्स को ठीक करने की मेरी कॉस्ट आएगी लेट से 500 रुपए। तो मैं कहूंगा 100 को 6 से मल्टीप्लाई करा, कितना जल्दी जल्दी 600 रुपए, 600 रुपए और 500 रुपए। मैंने टोटल प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिया प्यारे बच्चों, कितना रिकॉर्ड कर लिया? ₹1700। आपके पास एफएस में प्रोविजन फॉर वारंटी आ रहा होगा 1700, जो कि डिपेंड करता है इन एजम्पशंस के ऊपर। इसको 3 की जगह 8 कर दें, नंबर चेंज हो जाएगा। इसको 200 की जगह 1200 कर दें, आपका नंबर। तो मैनेजमेंट ने एजम्पशन रीजनेबल। अब देखना, अब जब मेरा रिस्क ये होगा तो मेरा प्रोसीजर कितना हसीन होगा। मैं कहूंगा अच्छा 10 गाड़ियां खराब होंगी, लाओ सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे बताओ सब्सिक्वेंटली कितने क्लेम्स आ चुके हैं। सब्सिक्वेंटली अगर 8 क्लेम आ गए 3 महीनों के अंदर, मैं कहूंगा भाई तो 2 साल में तो पता नहीं तुम्हारे पास 24-36 क्लेम्स आ जाएंगे। और 8 क्लेम्स में से मैनेजमेंट की assumption थी कि 60% ब्रेक का मसला होगा। 8 क्लेम में से और 10% मसला किस चीज का होगा? एयरबैग का। और 30% किस चीज का होगा? भाई पता चला 8 में से 30% मसला किसके ऊपर आ गया है? एयरबैग्स के ऊपर। एयरबैग का अमाउंट ज्यादा है, तो आप कहोगे भाई आपका तो assumption ही, और आपने जो एयरबैग ठीक करा, एक एयरबैग ठीक करा, उसकी कॉस्ट तो कितनी आई है? 1500। आप तो 500 रुपए का, आपकी तो assumption ही रीजनेबल नहीं। यहां तक बात समझ। तो मेरा प्रोसीजर और रिस्क दोनों आपस में क्या होंगे प्यारे बच्चों? तो एक लाइन कौन सी? वारंटी, और मैंने फॉरेंसिक रिस्क करके फर्क। डन हो गया भाई यहाँ पे? अच्छा जी, अब सवाल में सबसे खूबसूरती क्या है? सवाल की खूबसूरती ये है कि सवाल में उसने अब आपको ये लिख के नहीं दिया जिस तरह लास्ट सवाल में लिख के दिया था कि कस्टमर कम हो गए, टेनेंट पैसे नहीं दे रहे। सवाल में इसने आपको डायरेक्टली पीएनएल में क्या लिख के दे दिया? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। रेवेन्यू क्या हो रहा है? रेवेन्यू डिक्लाइन। जहां रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहे हैं, कंपनी कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब 2 रिस्क अराइज हो गए। किस चीज के ऊपर? एक हो गया पीपी के ऊपर, और पीपी की कौन सी असर्शंस के ऊपर? देयरफॉर इट इज कॉल्ड द असर्शन लेवल रिस्क। दूसरा रिस्क प्यारे बच्चों मेरा पीपी क्या हो चुका है? इंपेयर्ड हो चुका है। मैनेजमेंट ने या तो इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी होगी या एडिक्वेट। और क्यों एडिक्वेट इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की? बिकॉज इंपेयरमेंट में क्या इन्वॉल्व होते हैं? assumptions। और वो assumptions क्या होंगी? वो assumptions ये नहीं होंगी। वो assumptions क्या होंगी? जल्दी से बता दें। फ्यूचर कैश फ्लोज एंड, आप समझ रहे हैं आपका रिस्क चेंज है। दोस्त क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, बट अगर मेरे रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहे हैं तो इट मींस मेरी जो इन्वेंट्री है वो बिक नहीं रही। जब वो बिक नहीं रही, इसका मतलब इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, मेरा राइट भी है, मैंने खरीदी है, मैंने बनाई है। मसला किस चीज का है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें। इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट का। और इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट में कौन सा आया? सप्लाई हो गया प्यारे बच्चों। और मेरा रिस्क है कि मैनेजमेंट ने या तो इंपेयरमेंट रिकॉर्ड ही नहीं करी होगी, या अगर रिकॉर्ड की होगी तो जो assumptions है सच एज estimated selling price and estimated cost necessary to make sale may not। आप समझ रहे? तीनों जगह पे assumptions यूज हो रही है, बट तीनों की assumptions डिफरेंट है प्यारे बच्चों। यहां तक बात आपको समझ आ रही है बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, मैं ये भी कह सकता हूं कि जब रेवेन्यू कम हो रहा है तो मेरे पीपी बढ़ रहे हैं। मैं यूं भी कह सकता हूं कि मैं पीपी में इन्वेस्टमेंट किए जा रहा हूं, उसके बावजूद मेरे रेवेन्यू क्या हो रहा है? इसका मतलब पीपी इंपेयर्ड है। मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे रेवेन्यू क्या हो रहे हैं प्यारे बच्चों? डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मेरी इन्वेंट्री बढ़ रही है। याद आ रहा है? इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, रिटर्न ऑन एसेट, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। आप ये रेशियो कैलकुलेट कर, जहां आपका रिटर्न ऑन एसेट क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? कमिट मींस आप सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट ही नहीं कर पा रहे अपने एसेट से। क्लियर है ना यार दोस्त? अच्छा जी, ड्यूरिंग अगर मैं एक और चीज सवाल में देखूं, मेरे अगर रेवेन्यू कम हो रहे हैं तो उसूलन प्लॉजिबल रिलेशनशिप की वजह से मेरे रिसीवेबल्स भी क्या होने चाहिए थे, लेकिन मेरे रिसीवेबल्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं प्यार। यही अगेन एक रिस्क आया। किस चीज के ऊपर आया? रिसीवेबल की इंपेयरमेंट के ऊपर। रिसीवेबल की इंपेयरमेंट के ऊपर एक रिस्क आया प्यारे बच्चों के। रिसीवेबल क्या हो चुके हैं? मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की होगी या एडिक्वेट रिकॉर्ड नहीं की होगी। क्यों?
बिकॉज जो assumptions हैं किसके हिसाब से, IFRS 9 के हिसाब से, और IFRS 9 के हिसाब से assumption क्या होगी, probability of default, loss given default। ये आप इंशाल्लाह IFRS 9 में जब बैड एक्सपेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के बेसिस पे हम ये एज्यूम करते हैं कि जी कितने % चांसेस है कि वो डिफॉल्ट कर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और अगर डिफॉल्ट कर जाएगा तो उसमें से कितना पैसा ऐसा होगा जो कि लॉस, मतलब मुझे रिसीव नहीं होगा। अगर तो डिफॉल्ट हो गया, लॉस गिवन डिफॉल्ट, अगर तो ये प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट हो गई तो कितना पैसा ऐसा है जो कि मुझे नहीं मिलेगा। ये दो एजम्पशंस होती है जो कि हम किसके हिसाब से यूज कर रहे होते हैं। हमें पता है ना 39 और IFRS 10 का फर्क। 39 में वो कहता था जब वो आपको पैसे ना दे तब इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करो। IFRS 10 कहता है नहीं, आप आज बैठ के जहां रिसीवेबल रिकॉर्ड करा है, आज बैठ के आप एक्सपेक्ट करें कि कितना पैसा आपको पे करेगा, कितना पैसा पे नहीं करेगा। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, डन हो गया प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। During the course of the audit, you came to know that there have been 37 instances of serious accidents involving the newly married, which has the company has to pay। इसका मतलब प्यारे बच्चों, there is a risk management ने प्रोविजन जल्दी जल्दी किसके हिसाब से, IAS 37 के हिसाब से सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा। प्यारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? इस सवाल की दोस्त क्लियर हो यार आप? इस सवाल की खूबसूरती क्या है, सुन ले दोस्त, नोट नहीं करना है, सुने। ये रिस्क किसके लिए था, PP के लिए। ये रिस्क किसके लिए था, इन्वेंट्री के लिए। ये रिस्क किसके लिए था, इंस्टॉलमेंट सेल्स रिसीवेबल के लिए। ये रिस्क किसके लिए था, IAS 37 प्रोविजन। इस सवाल की खूबसूरती है, और इस सवाल की खूबसूरती क्या है, सिर्फ रेवेन्यू के कम होने की वजह से PP में रिस्क नहीं है। रेवेन्यू कम हो रहा है, PP बढ़ रहा है, और ये जो न्यूली जल्दी 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 मैन्युफैक्चर्ड कार है उसमें सीरियस एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है पीपी बढ़ा क्यों था, पीपी इसलिए बढ़ा था ताकि मैं नई कार बनाऊं उससे। भाई आज से 20 साल पुरानी का मशीन से या प्लांट से मर्सिडीज नहीं बनेगी भाई, सही है ना। तो मैनेजमेंट ने क्या करा, नए प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया ताकि उससे क्या बना सके। और न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कार में क्या हो गया प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें, क्या आप में से कोई ये कार खरीदेगा? जब आप में से कोई ये कार खरीदेगा नहीं, इसका मतलब प्लांट क्या सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट कर पाएगा? जब प्लांट सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब प्लांट क्या हो चुका है, यही न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कार कहां पे पड़ी हुई होगी, इन्वेंटरी में पड़ी होगी, बिकेगी नहीं। अब क्यों, कौन खरीदेगा? आपके जमाने नोट 7 खरीद रहा था कोई जब वो फट रहा था, ब्लास्ट हो रहा था? नोट 7 किसी ने खरीदा था? क्यों नहीं खरीदा था? क्योंकि उसमें से ब्लास्ट हो रहा था, सही है। तो इसका मतलब है कि वो जो इन्वेंट्री भी पड़ी हुई होगी नोट 7 की, वो भी इम्पेयर्ड, और जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदा क्या था जिससे वो नोट 7 बना रहे थे, वो भी इम्पेयर्ड। यहाँ पे मजे की बात क्या है, यहाँ पे एक से ज्यादा रिस्क फैक्टर है। इस सवाल में बच्चा गलती क्या करता है, सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स को हाईलाइट नहीं करता। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स को हाईलाइट नहीं करता। आपने सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स को हाईलाइट करने। जी मेरे भाई, कौन से इन्वेस्टमेंट? तो PP में इन्वेस्टमेंट करी होगी तो बैंक क्रेडिट करा होगा, PP डेबिट क्या होगा, बैंक को इम्पेयर थोड़ी करोगे, PP को इम्पेयर करोगे ना। बैंक क्रेडिट हुआ तो बैंक, एक चीज आपके हाथ से चली गई ना, एसेट तो है नहीं आपके पास। बैंक क्रेडिट का मतलब क्या है, पैसा चला गया उसको क्या इम्पेयर करना। डेबिट क्या हुआ, PP उसको इम्पेयर करो, जो तुम्हारी बुक्स में एसेट आ रहा है उसको इम्पेयर करो, जो एसेट चला गया वो चला गया, तुम्हारे बुक्स में ही नहीं है तो उसको पर्दा पे। कौन सा? एक और रिस्क यहाँ पे जो मौजूद है, कंपनी गाड़ी भी बेच रही है, वारंटी भी दे रही है, फ्री सर्विस भी दे रही है, इसका मतलब है एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और जब मैनेजमेंट गाड़ी बेचती है तो गाड़ी बेचते हुए कहती है 10 लाख रुपए दो, गाड़ी भी ले लो, वारंटी भी ले लो, और तो इसका मतलब है कि नहीं भाई, एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, आपको ट्रांजैक्शन प्राइस को क्या करना पड़ेगा, एलोकेट द रिस्क। इस मैनेजमेंट ने ट्रांजैक्शन प्राइस को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट नहीं किया होगा। डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स के डिफरेंट रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हो सकते हैं। मैनेज फॉर एग्जांपल गाड़ी बेच दी, और गाड़ी को अगर आपने 9 लाख रुपए एलोकेट कर दिया 10 लाख में से, जहां गाड़ी बेची चाबी दी, 9 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे। बाकी जो स्ट्रीम है उसको आज रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उसको ओवर द टाइम रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज वो सर्विसेज, वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपने ओवर दी टाइम देनी है। बच्चों क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? तो इस सवाल में प्यारे बच्चों हमारे पास ये कुछ रिश्ते हैं। इस सवाल को और पिछले सवाल को अगर मैं कंपेयर करूं तो खुदा का वास्ता है मेरी बात सुनिएगा, पिछले सवाल में भी रिसीवेबल पे रिश्ता, इस सवाल में भी
कि पिछले समय में रिसीवेबल में रिस्क क्यों था? बिकॉज उसके हालात खराब थे, ये लिखा हुआ था। इस सवाल में कस्टमर के बारे में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया उसने, रेवेन्यू कम हो रहा है, रिसीवेबल बढ़ रहा है। तो आपने यहाँ से रिसीवेबल टर्नओवर डेज निकाले और रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों आपको? हमारे पास पिछले सवाल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का रिस्क था। क्यों रिस्क था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का? बिकॉज मॉल में कोई आ ही नहीं रहा। और यहाँ पे पीपी के ऊपर रिस्क क्यों है? रेवेन्यू कम हो रहा है, पीपी बढ़ रहा है, और न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कार में दोनों जगह रिस्क सेम है। जो वहां रिसीवेबल का रिस्क था वही। आप सोचे ना, जीएसके और पीएनजी का अगर आप ऑडिट करें, दोनों जगह पे रिसीवेबल की इंपेयरमेंट का रिस्क तो एक ही होगा ना भाई, मैनेजमेंट ने लॉस गिवन डिफॉल्ट से नहीं निकाला होगा। या अगर आप जीएसके और पीएनजी का ऑडिट करें, दोनों जगह पे पीपी का एक ही रिस्क होगा कि भाई इंपेयर्ड हो चुका है, मैनेजमेंट ने सिर्फ चेंज किया होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरा रिस्क फैक्टर चेंज हो रहा होगा प्यारे बच्चों को। यहाँ तक बात समझ आती है? सिर्फ और सिर्फ मेरा फॉर एग्जाम्पल पीएनजी माल इंपोर्ट करता है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, और फिर बैठ के यहाँ पे मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट पे बैन लग गया, इंपोर्ट पे बैन लग गया तो प्लांट इंपेयर्ड। और यही जीएसके बैठ के वैक्सीन बनाया जा रहा था, उसका वैक्सीन अभी तक नहीं बना, अप्रूव नहीं, बना ही नहीं अभी तक, और कोविड खत्म हो चुका है, रिस्क खत्म हो चुके, तो इसका मतलब है उसकी भी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? दोनों जगह रिस्क सेम है, चेंज क्या हो रहा होगा प्यारे बच्चे? सिर्फ रिस्क फैक्टर चेंज हो रहा होगा। ये आई के आपसे सवाल पूछता है। आप पिछले अगर सवाल देखेंगे ना, पिछले 2 अटेम्प्ट के अलावा अगर आप सवाल देखेंगे ना, तो 6-7 एरिया के ऊपर रिस्क लाजमी है। पीपी, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, रेवेन्यू, वारंटी, लाजमी रिस्क है। अब पिछले 2-3 अटेम्प्ट से उसने क्या हरकत करना स्टार्ट कर दी है? आईएफआरएस 2 भी एम्बेडेड कर रहा है, एम्बेडेड डेरिवेटिव भी डाल रहा है, प्रेफरेंस शेयर भी डाल रहा है, जॉइंट वेंचर भी डाल रहा है, जॉइंट अरेंजमेंट भी डाल रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी डाल रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो वो इस तरीके से चीजों को उसके पास देखें। जब मेरा रिस्क ये है कि आईएफएस में नॉट इक्वल टू आईएफआरएस, तो कितने आईएफआरएस है आपको, उसमें से वो किसी भी चीज के ऊपर आपसे सवाल पूछ सकता है। आईएफआरएस 15 का ये 2 रिस्क नहीं है, 2 से ज्यादा रिस्क है। आपने इंसेंटिव स्कीम दी हुई है, आपने लॉयल्टी प्रोग्राम दिया हुआ है, सही है, जो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास, तो इसके ऊपर भी वो ऑडिट रिस्क आपसे पूछ रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमें पता हो कि सिर्फ प्रैक्टिस मेरी 5-6 अटेम्प्ट के पास पेपर्स नहीं है। अगर मुझे सोच समझ आ गई कि यार रिस्क ये होता है, तो फिर तो मैं 100% तैयारी करके जा सकता हूँ। बच्चा क्या कहता है, इससे पिछले 6 अटेम्प्ट के पास पेपर कर लूं? नहीं यार, मुझे 6 अटेम्प्ट के पास पेपर का मतलब है कि वो उसके पास 600 तरीके और हैं पूछने के लिए। उसने आज तक लेट से शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं पूछा, वो पूछ लेगा इस बार। उसने लास्ट तक एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं पूछा, वो पूछ लेगा। उसने आज तक फॉर एग्जांपल ये जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट नहीं पूछा, ये पूछ लेगा। उसने आज तक सेल एंड लीज बैक नहीं पूछा, पूछ लेगा। उसने आज तक राइट टू यूज एसेट्स नहीं पूछा, पूछ लेगा। आपको समझ आ रही है बात? तो तैयारी जब आपको सोच समझ आ जाएगी ना, यार ये चीज है, इसका मतलब है ये तैयारी का क्वांटम है मेरे पास, जो कि मैंने तैयारी करनी है। और ये तैयारी रोज रेगुलर बेसिस पे करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर से 1 महीने पहले मैं उठाकर बैठ के पेपर से 1 महीने पहले तो, और अभी आपके रेगुलर बेसिस पे, तो आपको पता हो जाना चाहिए आज क्या रिस्क में टेक्निक ही है। जब टेक्निक ही है तो मुझे तैयारी इस डायरेक्शन में करनी है और इस तरीके से करनी है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ तक? इसके आंसर्स ग्रुप में शेयर हो जाएंगे, इसके आंसर्स पोर्टल में है। मैं आपको वापस से कह देता हूँ, एक किताब है जिस किताब के अंदर विंटर 17 से लेके लास्ट अटेम्प्ट तक सारे सवाल, सारे स्टूडेंट कॉर्नर, सारे आईएफआरएस बॉक्स, सारे आइजा बॉक्स, A to Z सारी चीजें उस किताब के अंदर अवेलेबल है। वो आंसर आई कैप का आंसर नहीं है, 2-3 आंसर आई कैप के, बाकी सारे आंसर्स मैंने खुद ड्राफ्ट किए हुए। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यार इसके अंदर कौन सा आईएफआरएस अप्लाई हो रहा है, तो नीचे आपको बकायदा आईएफआरएस बॉक्स दिखेगा। इस सवाल में कौन से रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, वो तक आपको दिखेगा, ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो सके। और जो वर्ड्स वहां पे लिखे हुए होंगे वही आपके आंसर्स में आ रहे होंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों यहाँ तक? कोई सवाल? पेपर में तीनों किताबें अलाउड है जी सर। एक और रिस्क है कि आपने रिसीवेबल रिकॉर्ड करा है, क्या पता आपका राइट ही ना हो, सामने वाला बोले मैं क्यों पैसे दूं। इसके लिए तो रिसीवेबल रिकॉर्ड ही नहीं होगा, रिसीवेबल ही रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप कंफर्मेशन भेजोगे, जहां आपने कंफर्मेशन भेजी, सामने वाला को दफा हो भाई, मैं नहीं दे रहा पैसे, मेरा कोई मसला नहीं है, तुम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग गलत करी है। दैट मींस आप कैसे रिसीवेबल रिकॉर्ड कर सकते हो जब आपका सामने वाला मना कर रहा है, आपका राइट ही नहीं है, क्योंकि आप उसको रिसीवेबल कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? सॉरी, तो फिर वो बात में आता है ना। अगर तो लेट से अगर उसके बाद कंपनी केस फाइल कर देती है, और जब केस फाइल करते हो कहती है कि मुझे पैसा अब रिसीवेबल नहीं है, अब ये, लेकिन केस फाइल नहीं हुआ है अभी, तो आप आमने सामने बात कर रहे हो एक दूसरे से। जब आमने सामने बात कर रहे हो एक दूसरे से, तो थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं है आपका डिसीजन। जहां केस करोगे वहां कंडीशन एसेट, अब आप रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं कर, केस करने का तो आप रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
केस नहीं किया, बातचीत चल रही है, तो रिसीवेबल रिकॉर्ड सामने वाले से रिसीवेबल रिकॉर्ड करो, सामने वाला लिख के देते कि मुझे देना। अगर सामने वाले लिख के आपको ये देता है कि मुझे नहीं देना, इसका मतलब आप रिसीवेबल रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। ना कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, ना लीगल ऑब्लिगेशन है उसकी, कहां से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? रिसीवेबल्स आर ओवरस्टेड। डन हो गया भाई, यहां तक क्लियर? एक दो चीजों का ख्याल रखना है। अभी बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं ना फाइनल के, सही है, तो हमारी क्लासेस थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन अगली क्लास से पहले आपको एक होमवर्क दे दिया जाएगा, बजाय इसके कि आप खुद बैठ के पास पेपर छांटो और आप ये चेक करो किसकी प्रैक्टिस करो। आपको अगली क्लास से पहले 1 से 2 सवाल होमवर्क दे दिए जाएंगे, आपने उसको पढ़कर आना है, अटेम्प्ट करके आना है। क्यों? ताकि जब हम अगली क्लास में आए प्यारे बच्चों, तो हमें सवाल रीडिंग में टाइम ना लगे, सवाल को जॉट डाउन करने में टाइम ना लगे, हम आराम से 1-1.5 घंटे में 2-3 अटेम्प्ट के पास पेपर्स हम आराम से मुका सकेंगे। आपको पता चल जाएगा आपने बंद कमरे में बैठ के क्या लिखा है, और फिर यहाँ पे बैठ के हम इसी चीज को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? चले, थैंक यू सो मच बच्चों।